नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और है नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद ले। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कर दीजिए। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की यहाँ पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अपना जो ये एमसीक्यू सेशन रहेगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू, जिसके अंदर हम पूरा डिटेल से थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ेंगे इन एमसीक्यूज का कि क्या इनमें होना चाहिए, क्या रैशनल है, क्यों आंसर करेक्ट है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए। एक बेहतरीन क्लास यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The diagnostic workup of a client hospitalized with complaint of progressive weakness and fatigue confirm a diagnosis of myasthenia gravis. The medication used to treat myasthenia gravis is क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि जो डायग्नोस्टिक वर्कअप है क्लाइंट का जो हॉस्पिटलाइज हुआ है और कंप्लेन कर रहा है प्रोग्रेसिव वीकनेस का और फैटिग का, तो कंफर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या रहेगा माइस्थेनिया ग्रेविस का, ये क्वेश्चन में पूछा है। कौन सी दवाई यहाँ पे यूज करेंगे आप माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन है नियोस्टिगमिन, सेकंड है एट्रोपिन सल्फेट, थर्ड है इटिड्रोनेट और फोर्थ है इड्रोफोनियम। विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिव वीकनेस फैटिग कंफर्म करना, आपको ट्रीटमेंट डायग्नोसिस कंफर्म करना है, कौन सी मेडिकेशन यूज करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। हॉस्पिटलाइज क्लाइंट है, प्रोग्रेसिव वीकनेस और फटीग की कंप्लेन कर रहा है, आपने कंफर्म किया डायग्नोसिस माइस्थेनिया ग्रेविस। तो क्वेश्चन ने आपको पूछ लिया कि माइस्थेनिया ग्रेविस की कौन सी मेडिकेशन है, कौन सी दवाई यूज करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में? नियोस्टिगमिन, एट्रोपिन सल्फेट, इडिड्रोनेट, एड्रोफोनियम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नियोस्टोगमिन जो होती है वो माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस है। नियोस्टिगमिन माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर काम में ली जाती है, ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। बी इनकरेक्ट है क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट जो होता है वो एक कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर काम में ली जाने वाली ड्रग है ना। माइस्थेनिया ग्रेविस जो बीमारी है उसमें अगर मरीज को कभी कभी ये ड्रग से क्राइसिस हो जाता है, तो अगर मरीज को कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाए, कोलिनर्जिक क्राइसिस, तो उसके एंटीडोट के रूप में काम में लेते हैं एट्रोपिन। तो ये यहाँ पे खोटा जवाब है। इटिड्रोनेट जो सी ऑप्शन के अंदर है, इस ड्रग का रिलेशन माइस्थेनिया ग्रेविस से नहीं है। और डी इनकरेक्ट है क्योंकि इड्रोफोनियम जो है वो टेस्ट है जो माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने में काम में लेते हैं। तो अगर मेडिकेशन जो माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज पूछा जाए तो नियोस्टोगमिन है, और डायग्नोसिस करने के लिए यूज पूछा जाए तो इड्रोफोनियम है। इसका संबंध माइस्थेनिया ग्रेविस से नहीं है। एट्रोपिन सल्फेट कोलिनर्जिक क्राइसिस में काम में ली जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नियोस्टिगमिन इज द ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with AIDS complain of weight loss of 20 pound in the past month. पिछले महीने 20 पाउंड वजन उसका कम हो गया। कौन सी डाइट सजेस्ट करेंगे आप एड्स के मरीज को? एक एड्स का पेशेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होके एड्स में कन्वर्ट होता है। मरीज एड्स का है और उसका वेट लॉस हो गया साहब। और कितना वेट लॉस हो गया है? 20 पाउंड वेट लॉस हो गया है पास्ट मंथ, पिछले महीने 20 पाउंड वजन उसका कम हो गया है। क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या आप सजेस्ट करते हैं एड्स वाले मरीज के डाइट? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। कौन सी डाइट आप सजेस्ट करेंगे एड्स वाले पेशेंट को? वेरी गुड, कुछ लोगों ने यहाँ जवाब देने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एड्स वाले मरीज की डाइट हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फैट, हाई कैलोरी, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोटीन, हाई कैलोरी, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, लो फैट। फटाफट से जवाब लिखिएगा, कौन सी डाइट इंपॉर्टेंट है एड्स के मरीज में? एड्स में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, लो फैट, क्या बात है। बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, लो फैट is the diet of choice for the patient suffering from acquired immunodeficiency syndrome. एड्स के मरीज की डाइट होती है हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, लो फैट।
जो मरीज एड्स के साथ में होता है उसको इस तरह की डाइट जो है वो प्रीफर की जाती है। एड्स जो है उसमें फैट की टॉलरेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हम फैट को जो है लो देते हैं, क्योंकि जो एंटीवायरल ड्रग होती है, एंटीवायरल मेडिकेशन होती है, उसका साइड इफेक्ट होता है और अपनी बॉडी जो है वो फैट को टॉलरेट नहीं कर पाती है, इसलिए फैट ज्यादा देने का वहां पे कंसेप्ट नहीं है। इसलिए आंसर जो है सी खोटा है। और प्रोटीन कभी भी लो नहीं देते हैं, हाई देनी होती है, इसलिए बी आंसर यहाँ पे खोटा है। और ए इसलिए खोटा है क्योंकि वहां पे भी हाई फैट लिखा हुआ है। तो ए, बी और सी तीनों खोटे जवाब है। फैट अमाउंट में लो होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये अमाउंट में ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इस तरह की डाइट जिसमें कैलोरी ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा और फैट कम हो, वो डाइट प्रीफर करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के मरीज को, जिसका वजन जो है पिछले महीने 20 पाउंड जो है लॉस हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए 4 ईयर ओल्ड सेरिब्रल पाल्सी। एक बच्चा है 4 साल का सेरिब्रल पाल्सी का। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या काम में लेंगे जो रेडी करते हैं चाइल्ड को रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के लिए। एक नर्स है, केयर दे रही है, 4 साल का बच्चा सेरिब्रल पाल्सी का है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन विल हेल्प रेडी द चाइल्ड फॉर रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। फर्स्ट है पैचिंग वन ऑफ द आई टू स्ट्रेंथन द मसल। सेकंड है प्रोवाइडिंग सक्कर एंड पिन व्हील टू हेल्प स्ट्रेंथन टंग मूवमेंट। थर्ड है प्रोवाइडिंग म्यूजिकल टेप्स टू प्रोवाइड ऑडिटरी ट्रेनिंग। फोर्थ है एनकरेजिंग प्ले विद ए वीडियो गेम टू इंप्रूव मसल कोऑर्डिनेशन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सी चीज मदद करेगी सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे में, 4 ईयर उसकी एज है, उसको रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज के लिए। सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी है, ब्रेन की मोटर कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होता है। सेरिब्रम में हाइपोक्सिया होने की वजह से होता है। प्रीनेटल लाइफ, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल लाइफ, जो इमेच्योर ब्रेन है उसको जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो वहां परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज हो जाते हैं, और उस डैमेज की वजह से मोटर कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाते हैं। ये बीमारी सेरेब्रल पाल्सी होती है। तो इस बीमारी के अंदर रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज के दौरान कौन से इंटरवेंशन मदद करेंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है कि जो सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा होता है उसके अंदर इंटरवेंशन पूछे आपको तो कौन सा इंटरवेंशन सबसे बढ़िया रहेगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। फर्स्ट है पैचिंग ऑफ द आई टू स्ट्रेंथन द मसल। ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है पैचिंग ऑफ द आई टू द स्ट्रेंथन ऑफ द मसल। तो पहली इंपॉर्टेंट बात रहती है कि आई पैचिंग से मसल स्ट्रेंथन नहीं होती है, इसलिए ये बिल्कुल खोटा जवाब है ना। ए ऑप्शन जो है वो खोटा जवाब है। सी में लिखा हुआ देखो प्रोवाइडिंग म्यूजिकल टेप टू प्रोवाइड ऑडिटरी ट्रेनिंग, तो ये भी खोटा जवाब है। मतलब ए और सी दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तरीके नहीं होते हैं वहां पे सेलुलर पाल्सी के बच्चे के अंदर विजुअल और ऑडिटरी चीजों के लिए। और मोस्टली जो चिल्ड्रन सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं उनमें विजुअल और ऑडिटरी डिफिकल्टी जो होती है उसके लिए ग्लासेज और हियरिंग एड्स की जरूरत होती है, ना कि उसमें रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग की, है ना। ये दोनों तरीके जो है वो रिहेबिलिटेशन के, तो रिहेबिलिटेशन जरूरत ही नहीं है। अगर आपको आई के लिए काम में लेना है तो ग्लासेज काम में लो, और ऑडिटरी के लिए आपको हियरिंग एड्स काम में लेने पड़ेंगे, बाकी कोई रिहेबिलिटेशन होता नहीं है वहां पे। तो ए और सी दोनों ही क्या हो गए, खोटे जवाब हो गए, कोई रिहेबिलिटेशन की जरूरत वहां पे होती नहीं है। डी आंसर इनकरेक्ट है, क्योंकि वीडियो गेम जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है इस उम्र के लिए। डेवलपमेंट का जो लेवल है सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे का 4 साल की उम्र में वीडियो गेम जो है इनअप्रोप्रिएट है, तो ये भी खोटा हो गया। तो एक ही बचा कि उसको प्रोवाइड करेंगे सक्कर एंड पिन व्हील्स टू हेल्प स्ट्रेंथन टंग मूवमेंट। टंग की मूवमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए शक्कर काम में लेंगे, जो शक करेगा बच्चा, और पिन व्हील्स वहां पे देंगे ताकि टंग का मूवमेंट जो है बढ़िया हो और बच्चा जो है स्पीच की थेरेपी उसको प्रोवाइड की जा सके और वो आराम से बोल सके। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। At the 6 week checkup, the mother asks when she can expect the baby to sleep all night. The nurse should tell the mother that most infants begin to sleep all night by age. 6 वीक का बच्चा है, उसमें चेकअप कर रहे हो आप। मदर ने कहा कि बच्चा जो है कौन सी उम्र में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरी रात सोएगा। तो नर्स टेल करती है मदर को कि इन्फेंट जो है वो शुरू हो जाता है पूरी रात सोना कौन सी उम्र से, 1 महीना, 2 महीना, 3 से 4 महीना, 5 से 6 महीना। कौन सी उम्र से बच्चा पूरी रात सोना शुरू कर देता है, नॉक्टर्नल स्लीप इसको कहते हैं, वो बिगिन हो जाती है कौन सी उम्र से। नॉक्टर्नल स्लीप पूरी रात, लगभग रात के 12 घंटे होते हैं, उसमें 9 से 10 घंटे बच्चा सो सकता है, वो कौन सी उम्र से शुरू होता है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश किया। देखिएगा ऑप्शन ए और बी दोनों खोटे हैं, क्योंकि इस समय बच्चा नॉक्टर्नल स्लीप डेवलप नहीं होती है।
ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 3 से 4 महीने पे बच्चे में नॉक्टर्नल स्लीप होती है। बच्चा जो है वो रात भर में 9 से 10 घंटे 11 घंटे सो जाता है पूरी रात। इसका आंसर है सी। 5 से 6 महीने लेट एज है, इससे पहले ही बच्चा सीख जाता है। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 से 11 घंटे, 3 से 4 महीने की उम्र का बच्चा 9 से 11 घंटे तक नॉक्टर्नल स्लीप लास्ट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पीडियाट्रिक क्लाइंट इज ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर लेटेक्स एलर्जी? कौन सा पीडियाट्रिक क्लाइंट जो है उसमें लेटेक्स एलर्जी की सबसे ज्यादा रिस्क है? ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ लेटेक्स एलर्जी। कौन सा बच्चा? चाइल्ड विद मेनिंजोसील, चाइल्ड विद एपिस्पेडियस, चाइल्ड विद कॉक्साप्लाना, चाइल्ड विद रूमेटिक फीवर। कौन से बच्चे में लेटेक्स एलर्जी की सबसे ज्यादा रिस्क होती है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। लेटेक्स एलर्जी किस बच्चे में होने की संभावना ज्यादा रहती है? लेटेक्स एलर्जी। देखिएगा इन 4 बच्चों में ऐसा कौन सा बच्चा है जो लेटेक्स से एक्सपोजर होगा? जो बच्चा लेटेक्स से ज्यादा एक्सपोजर होगा उस बच्चे में लेटेक्स एलर्जी की रिस्क सबसे ज्यादा होती है। फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन चारों कंडीशन में एकमात्र कंडीशन है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा लेटेक्स से एक्सपोजर होगा, और वो कंडीशन है माइलोमेनिंजोसील। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माइलोमेनिंजोसील का बच्चा जो है वो लेटेक्स से एक्सपोजर ज्यादा होती है इस बच्चे की। ये बच्चा लेटेक्स से ज्यादा क्या होगा? एक्सपोज होगा। लेटेक्स एक्सपोजर इस बच्चे में ज्यादा रहता है। लेटेक्स एक्सपोजर क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि सर्जरी होती है इसके अंदर, सील को कवर करके रखते हैं हम बच्चे के वहां पे एरिया को। इसके अलावा लेटेक्स एक्सपोजर ज्यादा होने के रीजन जो रहते हैं इन बच्चों के अंदर कि रिपीटेडली जो है इसमें यूरिनरी कैथेटराइजेशन करना पड़ता है ना, क्योंकि बॉल और ब्लैडर का कंट्रोल ढंग से नहीं होता है। तो इन बच्चों में लेटेक्स एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से लेटेक्स एलर्जी सबसे ज्यादा होती है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एपिस्पेडियस, कॉक्साप्लाना, रूमेटिक फीवर के बच्चे में लेटेक्स एलर्जी ज्यादा नहीं होती है क्योंकि एक्सपोजर ही कम होता है। तो उन बच्चों में लेटेक्स एक्सपोजर ही नहीं होगा, और जब एक्सपोजर नहीं होगा तो एलर्जी होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is teaching the mother of a child with cystic fibrosis how to do chest percussion. The nurse should tell the mother to, मतलब मदर ने पूछा, सिस्टिक फाइब्रोसिस की मदर है, उसको टीच कर रहे हो आप, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे के अंदर चेस्ट परकशन कैसे किया जाता है ना? क्या तरीका रहेगा चेस्ट परकशन का? तो आप कैसे सिखाएंगे? फर्स्ट है यूज द हील ऑफ द हैंड, हर हैंड ड्यूरिंग परकशन। सेकंड है चेंज द चाइल्ड्स पोजीशन एवरी 20 मिनट्स। थर्ड है डू परकशन आफ्टर द चाइल्ड ईट एंड एट बेड टाइम। और लास्ट है यूज कप्ड हैंड ड्यूरिंग परकशन। क्या तरीका रहता है चेस्ट परकशन का? आई थिंक ये जवाब आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे, क्योंकि सीपीटी मैंने पूरा डिटेल से थ्योरेटिकल लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है। चेस्ट फिजियोथेरेपी कैसे करते हैं, किस तरीके से परकशन किया जाता है, वाइब्रेशन किया जाता है और पोस्चुरल ड्रेन किया जाता है। 3 चीजें रहती है, परकशन, वाइब्रेशन और पोस्चुरल ड्रेनेज। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पहले परकशन करते हैं, फिर वाइब्रेशन करते हैं, फिर पोस्चुरल ड्रेनेज करते हैं। सीपीटी इसको बोलते हैं। तो चेस्ट परकशन देने का तरीका यहाँ पे पूछा गया है। क्या तरीका रहेगा चेस्ट परकशन का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मुझे पता था इसका जवाब आप गलत नहीं करेंगे। परकसन करने के लिए हैंड जो है उसको कप बनाते हैं, बिल्कुल यूज कप्ड हैंड। परकसन के दौरान कप्ड हैंड काम में लेते हैं। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कप्ड हैंड काम में लेते हैं, हैंड को कप जैसा बनाते हैं और फिर मरीज को परकशन परफॉर्म किया जाता है। ए इनकरेक्ट है क्योंकि हैंड जो है वो कप्ड जैसा होना चाहिए, जो ए में नहीं लिखा हुआ है। परकसन के दौरान हैंड जो है वो कप जैसा होना चाहिए। बी इनकरेक्ट है क्योंकि चाइल्ड की पोजीशन जो है हर 5 से 10 मिनट के अंदर चेंज करनी होती है ना, और पूरे सेशन के अंदर लिमिटेशन जो है वो 20 मिनट्स की रहती है। सी इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि चेस्ट परकशन जो है वो बिफोर मील करना होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चेस्ट परकशन हमेशा बिफोर मील करते हैं। यहाँ पे ईट एंड बेड टाइम लिखा हुआ है, जो कि खोटा जवाब है ना। तो यहाँ पे पोजीशन 20 मिनट से नहीं, 5-10 मिनट से चेंज करनी होती है, और खाने से पहले परकशन करते हैं, और हैंड जो है वो कप्ड होना चाहिए। तो ए, बी और सी तीनों खोटे जवाब बन जाते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि हम कप्ड हैंड बनाएंगे और फिर मरीज को क्या देंगे? परकशन देंगे, चेस्ट परकशन देंगे, चेस्ट परकशन देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse calculate the amount of antibiotic for injection to the given to an infant. The amount of medication to be administration is 1.25 ml. The nurse should, एक नर्स कैलकुलेट कर रही है एंटीबायोटिक इंजेक्शन का अमाउंट एक इन्फेंट के अंदर, और यहाँ पे लिया हुआ कि जो मेडिकेशन जो एडमिनिस्ट करनी है वो 1.25 ml है।
तो क्या करेगी नर्स? फर्स्ट है डिवाइड द अमाउंट इनटू 2 इंजेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ईच वास्टस लैटरलिस मसल। इस अमाउंट को 2 इंजेक्शन में डिवाइड करेगी और हर वास्टस लैटरलिस पे देगी। दूसरा गिव द मेडिकेशन इन 1 इंजेक्शन इन डोर्सोग्लूटियल मसल, डोर्सोग्लूटियल पे 1 इंजेक्शन के रूप में लगा देगी। तीसरा डिवाइड द अमाउंट इन 2 इंजेक्शन एंड गिवन 1 ऑन द वेंट्रोग्लूटियल मसल एंड 1 इन द वास्टस लैटरलिस, एक वास्टस लैटरलिस पे लगाएगी और एक वेंट्रोग्लूटियल पे लगाएगी। और लास्ट है गिव द मेडिकेशन इन 1 इंजेक्शन इन वेंट्रोग्लूटियल मसल, एक ही इंजेक्शन में मेडिकेशन को वेंट्रोग्लूटियल के अंदर लगा देगी। कौन सा करेक्ट आंसर है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। अगर आपको सही तरीका पता है तो आप जवाब दे सकते हैं, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इन्फेंट एज के अंदर आईएम इंजेक्शन अगर आप लगा रहे हैं, इन्फेंट एज में आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उसको हमेशा वास्टस लैटरलिस मसल पे ही लगाते हैं। आईएम इंजेक्शन हमेशा वास्टस लैटरलिस पे लगेगा। डोर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि आईएम इंजेक्शन हम वेंट्रोग्लूटियल या डोर्सोग्लूटियल पे नहीं लगाते हैं इन्फेंट एज के अंदर। उसमें हमेशा कौन सी मसल में लगाएंगे? वास्टस लैटरलिस मसल के ऊपर। और जो अमाउंट है वो ये ज्यादा है, 1.25 ज्यादा है। 1 ml से ज्यादा आईएम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं वास्टस लैटरलिस पे। तो हमने उस डोज को 2 इंजेक्शन में डिवाइड कर देना है, ऐसा ए आंसर में लिखा हुआ है, इसलिए ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हम जो डोज है उसको 2 अमाउंट में डिवाइड कर देंगे, 2 इंजेक्शन में डिवाइड कर देंगे और एक एक वास्टस लैटरलिस मसल के अंदर उसको इंट्रामस्कुलर लगा देंगे। तो ए करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, एक करेक्ट आंसर है। 2 इंजेक्शन में डिवाइड कर देंगे, वास्टस लैटरलिस मसल के ऊपर इसको लगा देंगे। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें, अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। यूपीआई आईडी पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन करें। डॉक्टर जो है एमडी सर के द्वारा संचालित ये इंस्टीट्यूट नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट इन जोधपुर, अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। ऑफलाइन बैचेज बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ऑनलाइन क्लासेज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज भी हम लेके आ रहे हैं। तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन अपना कंफर्म करना ना भूलें। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with schizophrenia is receiving depot injection of haloperidol. The client should be told to return for his next injection in. सिजोफ्रेनिया के मरीज को हम हेलोपेरिडोल इंजेक्शन जो है वहां पे दे रहे हैं, हेलोपेरिडोल इंजेक्शन वो रिसीव कर रहा है। तो हम मरीज को बताएंगे कि अगले इंजेक्शन के लिए आए, कब आए, 1 वीक पे, 2 वीक पे, 4 पे या 6 वीक पे। हेलोपेरिडोल डिपोट इंजेक्शन वहां पे आप लगा रहे हैं, अगला इंजेक्शन कब लगेगा? डिपोट इंजेक्शन ऑफ हेलोपेरिडोल कब लगाता है? तो एक इंजेक्शन आपने लगाया और अगले के लिए मरीज को बुलाएंगे तो कब बुलाएंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट वैक्सीन पे भी लगता है और ये कंसेप्ट एलोपेरिडोल के लिए भी लगता है कि कोई भी 2 सेम वैक्सीन जब आप रिपीट करते हैं तो मिनिमम मिनिमम 1 महीने का गैप होना चाहिए, जिसको 4 सप्ताह कहते हैं। मिनिमम कितना गैप होना चाहिए? अगर हेलोपेरिडोल को आपको रिपीट करना है तो 4 सप्ताह बाद में आप रिपीट कर सकते हैं। 4 वीक इज द मिनिमम गैप बिटवीन 2 हेलोपेरिडोल डिपोट इंजेक्शन के बीच में 4 सप्ताह का गैप होना जरूरी है। तो 4 सप्ताह जो है, 4 वीक का गैप हेलोपेरिडोल के अंदर लेना कंफर्म है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 वीक का गैप होना चाहिए हेलोपेरिडोल के 2 इंजेक्शन के बीच में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए। A 3-year-old is immobilized in a hip spica cast. Which discharge instruction should be given to the parents? 3 साल की बच्ची इमोबिलाइज किया आपने हिप स्पाइका कास्ट से, कौन सा डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन देंगे आप पेरेंट्स को? 3 साल उम्र है, इमोबिलाइज किया आपने कास्ट लगा के, कौन सा डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन देंगे पेरेंट्स को? कीप द बेड फ्लैट विद स्मॉल पिलो बीनीथ द कास्ट, प्रोवाइड crayons and a coloring book for play activities, increase her intake of high calorie food for healing, tuck a disposable diaper beneath the cast at the perineal opening। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट बनेगा? 3 साल उम्र, हिप स्पाइका कास्ट, डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पेरेंट्स को आप, विच इज द करेक्ट वन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आइडिया लगाया है। हिप स्पाई का कास्ट काम में लिया जाता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप के लिए, और डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो जब कास्ट लगा हुआ तो कास्ट गीला नहीं होना चाहिए यूरिन और स्टूल से। तो हम क्या करते हैं, एक डिस्पोजेबल डाइपर जो है उसकी टकिंग करते हैं बिलो दी कास्ट एट दी पेरिनियल ओपनिंग। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डाइपर के नीचे बिलो दी कास्ट पेरिनियल ओपनिंग पे हम टक कर देंगे डाइपर को,
ताकि वो है स्टूल और यूरिन से जो है सोइल ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए इनकरेक्ट है क्योंकि हेड जो रहता है, हेड ऑफ बेड जो है वो एलिवेट होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फ्लैट लिखा हुआ है, इसलिए खोटा जवाब है। बी आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट है क्योंकि चाइल्ड जो है उसको हम क्रेयॉन बिनत द कास्ट जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा उस एरिया के अंदर, तो ये खोटा जवाब है। और लास्ट है इनटेक हाई कैलोरी फूड फॉर हीलिंग, ये गलत जवाब है क्योंकि इससे वेट गेन होगा और जिससे मरीज जो है उसको प्रॉब्लम रहेगा, है ना, मतलब ये इसकी कोई नीड नहीं होती। हाई कैलोरी फूड जो होता है वो वेट गेन करते हैं और जिससे मोबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें। तो ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है जिनका जो इंस्ट्रक्शन के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आप जो डाइपर को बिलो दी डिस्पोजल जो डाइपर जो है उसको बिना जो है टक कर देंगे कास्ट को पेरिनियल ओपनिंग के पास में, ताकि वो वेट ना हो, सोइल्ड ना हो। तो डी करेक्ट आंसर है, ए बी सी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिकी एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखाइए सारथीपन और कर दीजिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें, तुरंत रजिस्ट्रेशन करें अपने आप को। एमडी सर के द्वारा संचालित ये इंस्टीट्यूट जिसके अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के बैचेस शुरू होने जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें अपना और तुरंत जुड़ जाइए एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट के साथ में, एक बेहतरीन भविष्य को बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।